गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बेस एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरबीआई ने ग्रेड बी एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। अब आरबीआई का जो एग्ज़ाम है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी and state PCS exam, but they are struggling to land up at a good place. So this exam could be a very good plan B for you. ठीक है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई जो है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री की, जो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम, इंडिया का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ को मॉनिटर करती है और उसको रेगुलेट करती है। आरबीआई की बहुत ही रिच लेगेसी रही है। ठीक है, उन करियर, उसका अंदर जो आपको करियर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सकता है, आपके लिए पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों के लिए। ठीक है, तो आप ये फॉर्म फिल करें उसके पहले देयर शुड बी अ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ द एग्जाम। ठीक है, तो ये हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। अब आप वैकेंसी की बात करेंगे तो इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी आई हैं। ठीक है, लगभग 120 के आसपास वैकेंसीज हैं और 3 डिपार्टमेंट की अलग अलग कैटेगराइज की हुई है। तो जनरल के अंदर आपको 83 वैकेंसीज देखने को मिलती है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च में आपको 17 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं और स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में आपको 20 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन वो चालू हो रहा है और 30 सितंबर को शाम 6 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है, तो बिल्कुल हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि शाम 30 सितंबर के शाम 6 बजने का वेट ना करें और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म को क्रॉस वेरीफाई चेक करके और बिल्कुल फिल कर दें। ठीक है, अब जो आपका एग्ज़ाम है वो 3 कैटेगरीज में होता है। तो पहले आपका प्रीलिम्स होता है, फिर आपके मेंस होता है और फिर आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, अब पहला जो फेज़ 1 एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो जनरल कैटेगरी का एग्ज़ाम है, जनरल कैटेगरी एज इन यहाँ पे जो ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल पोजीशन का एग्ज़ाम है। ठीक है, उसका एग्ज़ाम आपका 18 अक्टूबर को आरबीआई ने प्लान किया है। दूसरा जो एग्ज़ाम है वो दो जो दूसरी कैटेगरीज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, उसका जो एग्ज़ाम है वो 19 नवंबर को है। ठीक है, उसके बाद दोनों जब एग्ज़ाम हो जाएंगे प्रीलिम्स के, उसके बाद आपको मेंस लिखना होगा और वो मेंस एग्ज़ाम जो है वो 7 दिसंबर 2025 को है। ठीक है, अब ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि बोर्ड रिजर्व्स द राइट टू मेक एनी चेंजेस इन दीज डेट्स। ठीक है, जो जनरली नहीं चेंज होती है अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ अ इमरजेंसी सिचुएशन इन द कंट्री। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपके 3 फेजेस होते हैं। एक आपका प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम्स के साथ। ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपके पास में 200 मार्क्स का पेपर रहता है। ठीक है, 200 मार्क्स के पेपर में आपको 4 सेक्शंस आपके रहते हैं। 4 सेक्शन में आपके पास में एक सेक्शन होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, तीसरा सेक्शन होता है रीजनिंग का और चौथा सेक्शन होता है आपका जनरल अवेयरनेस का। अब जनरल अवेयरनेस में आपकी कौन सी चीज़ें आ गई जो जनरली हम करंट से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो आपके करंट अफेयर्स हो गए इसके अंदर। ठीक है, फिर कुछ स्टैंडर्ड जो चीज़ें होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक इकोनॉमी के या बेसिक पॉलिटी के क्वेश्चंस, बेसिक हिस्ट्री के क्वेश्चंस, तो वो सारे जो हैं वो आपके आएंगे जनरल अवेयरनेस के अंदर। ठीक है, तो आपका 200 मार्क्स का ये पेपर रहता है। ठीक है, हर क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा। 1 मार्क ऑन ईच क्वेश्चन यू विल गेट इफ़ यू आर मेकिंग इट राइट और 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपका 0.25 मार्क का नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटा मिलेगा। 2 घंटे से मतलब है 120 मिनट आपको मिलेंगे। 120 मिनट में आपको लगभग 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 200 मार्क्स के अंदर आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं विद 1 मार्क ईच क्वेश्चन। ठीक है, एंड
0.25 मार्क का नेगेटिव मार्किंग। और इसके अलावा जो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये पेपर आपको 2 घंटे के अंदर ख़त्म करना है, ठीक है। अब 3 पेपर जैसा कि हमने डिस्कशन किया, अब अगला जो स्टेज रहता है वो मेंस का स्टेज रहता है, ठीक है। मेंस का जो स्टेज रहता है उसके अंदर 3 पेपर होते हैं, ठीक है। 3 पेपर के अंदर पहला जो पेपर होता है वो होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का। अब इकोनॉमी और सोशल इश्यूज़ में क्या रहता है कि मतलब मेंस के अंदर बेसिकली क्या रहता है कि 2 टाइप से पेपर होता है। एक पेपर होता है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर और दूसरा पेपर होता है आपका सब्जेक्टिव या फिर आप कह सकते हो डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब इसमें क्या होता है, जैसे पेपर 1 है आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू का जो पेपर है, इसके अंदर आपको 30 क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे और इसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे लगभग, ठीक है। दूसरा जो पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव, मतलब इसी का जो दूसरा सेक्शन है विच इज़ डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चंस का एक सेट होगा, उस 6 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस जो हैं ये लगभग आपको 90 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। दूसरा जो पेपर आता है वो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का पेपर आता है। अब इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के अंदर डिस्क्रिप्टिव में आपको 3 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अब इन 3 क्वेश्चंस में क्या क्या आता है, एक तो आपको आएगा प्रेसी राइटिंग, ठीक है, दूसरा आपको आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और तीसरा आपको आएगा ऐसे, ठीक है। इसके लिए भी आपको मिलते हैं 90 मिनट्स, ठीक है। तीसरा जो पेपर आता है वो आता है आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का। तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का जो पेपर है उसका भी पैटर्न जो है लगभग इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज जैसा ही पैटर्न रहता है। इसके अंदर भी आपको डिस्क्रिप्टिव 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और 30 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव, जो आपको 30 मिनट में अटेम्प्ट करने हैं। अब ये पेपर कितने मार्क्स के होते हैं, तो ये तीनों पेपर मिला के 300 मार्क्स के होते हैं। 300 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं, 100 मार्क्स फॉर ईच पेपर, ठीक है, 100 मार्क्स फॉर ईच पेपर। अब ये जो 50% और 50% यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर है और 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर है, ठीक है। समझ में आ गई है ये चीज़ें सबको। अब दोनों आरबीआई का जो एग्ज़ाम है इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है, 30 क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और कुछ जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें 1 नंबर के आते हैं। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो रहेंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस 2 नंबर के रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस 1 नंबर के रहेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में जैसा मैंने बताया कि 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। वो 4 क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर, उसमें से 2 जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 15 नंबर के होते हैं और 2 जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 10 नंबर के होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको 6 के 6 सवाल आते होंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि जो भी बच्चे 4 से ज़्यादा सवाल जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, उनके जो पहले 4 सवाल हैं वो इवैल्यूएट होंगे, जो लास्ट के 2 सवाल हैं वो इवैल्यूएट नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपने पहले के 4 सवाल जो भी आंसर लिखा है, आपकी जो मार्किंग होगी उसके बेसिस पे होगी, ठीक है। अब अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में भी जैसे आप लगभग आपको टाइम जो है वो डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो अब आपको जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश न्यूमेरिकल एंड देन रीजनिंग और करंट आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है। अब इंग्लिश जो रहती है वो 25 मिनट उसके लिए आपको मिलते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो रहता है, जो कि आप न्यूमेरिकल बोलते हो जिसको, वो 25 मिनट का आपका रहता है। तीसरा जो आपका रीजनिंग रहता है वो 45 मिनट्स की रीजनिंग रहती है, 45 मिनट की रीजनिंग रहती है। और जनरल अवेयरनेस जो रहता है वो वापस से आपका 25 मिनट का रहता है, ठीक है। आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस टू यू, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। कोई भी आपको डाउट है अगर इससे रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल जो है वापस एड्रेस करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपको यहाँ पे जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये है कि जो मेंस का पेपर होता है यहाँ पे, उसके अंदर भी आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही केयरफुल रहना ज़रूरी है।
ठीक है। जहाँ तक कि लैंग्वेज की बात हम करते हैं तो प्रीलिम्स जो होता है वो बाईलिंगुअल लैंग्वेज में होता है। जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो 2 आप बाईलिंगुअल लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। ठीक है। इंग्लिश का जो सेक्शन होगा वो ऑफकोर्स इंग्लिश में ही होगा। मेंस का जो पेपर होता है उसमें सिर्फ इंग्लिश का जो पेपर है उसको छोड़ के बाकी के जो 2 पेपर होते हैं वो दोनों पेपर बाईलिंगुअल लैंग्वेजेस में होते हैं। ठीक है। कैंडिडेट्स जो हैं वो चूज कर सकते हैं अपना आंसर हिंदी या लिखने के लिए या इंग्लिश लिखने के लिए। आपको कीबोर्ड वगैरह मिलता है, वहाँ पे कंप्यूटर का सेटअप रहता है, तो आप आराम से पेपर लिख सकते हैं। तीसरी जो स्टेज हमारे पास है, वो जो तीसरी स्टेज आती है वो आती है हमारी इंटरव्यू। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, इस इंटरव्यू से पहले आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। अब इस साइकोमेट्रिक टेस्ट जो ये रहता है, ये आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जो आप अपने घर बैठे भी इसको जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। ये जो एग्ज़ाम होता है ये इंग्लिश के साथ साथ किसी भी 9 इंडियन लैंग्वेजेस में लिया जा सकता है। ठीक है। तो आप इंग्लिश के साथ साथ कोई भी अपनी 9 जो भाषाएं हैं, कुछ दी हुई हैं इन्होंने, उसमें से आप अपनी भाषा सिलेक्ट करके और ये एग्ज़ाम दे सकते हो। इस एग्ज़ाम के अंदर अराउंड 100 to 120 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। जो आपका पर्सनालिटी और आपका बिहेवियर जो है वो एनालाइज करते हैं। अब ये जो एग्ज़ाम होता है ये कुछ मार्क्स आपको नहीं देगा। ठीक है। कोई मार्क्स इसके नहीं होते हैं। नो पॉइंट्स आर एलोकेटेड फॉर द साइकोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है। टाइम लिमिट जो रहती है, आपको 100 से 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 15 से 20 मिनट दिए जाते हैं। कोई स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट नहीं है, पर सिस्टम जो है वो आपका टाइम ट्रैक करता है, जो आपकी फाइनल रिपोर्ट के अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है। अब ये साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है ये जस्ट आपकी पर्सनालिटी और बिहेवियर को जानने के लिए है। ठीक है। नथिंग मोर देन दैट। इसका कोई मार्क्स जो है वो नहीं ऐड होता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इंटरव्यू का रहता है। अब इंटरव्यू के अंदर आपको आरबीआई का जो इंटरव्यू होता है टोटल 75 मार्क्स का रहता है। ठीक है। जिसका 20% वेटेज रहता है आपके फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है। लैंग्वेज आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, या तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं या आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यू में जनरली 5 मेंबर्स का पैनल रहता है। जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो आपके पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछेंगे, आपका बैकग्राउंड पूछेंगे। ठीक है। कुछ करंट अफेयर्स वगैरह पूछते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, आरबीआई से रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे। तो जनरली जैसा बाकी सब जगह पे इंटरव्यू रहता है वैसा ही लगभग यहाँ पे इंटरव्यू रहता है। अब अगर कैंडिडेट मैनेज कर लेता है इंटरव्यू क्लियर करना, ठीक है, तो उसके बाद में उनका एक मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है। उस मेडिकल टेस्ट के अंदर कुछ नहीं है, बेसिक फिटनेस आपकी टेस्ट होती है। ठीक है। बेसिक जो है वो आपके टेस्ट वगैरह किए जाते हैं और उसके बाद में आपको जो है वो फाइनल सिलेक्शन का आपका रिजल्ट आता है। ठीक है। तो ये जो है ये एक कंप्लीट प्रोसेस है सिलेक्शन का। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड और चाहिए या आपको कुछ डिफ़िकल्टी है टू अंडरस्टैंड दिस, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट पोस्ट कर सकते हैं और हम आपके लिए जो है उस पर रिप्लाई करेंगे। ठीक है। अब सिलेबस आप समझ चुके हैं, ये सब आप समझ चुके हैं। अब कौन जो है वो एलिजिबल है ये एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है। तो कोई भी 21 to 30 ईयर्स जो है वो एग्ज़ाम दे सकता है। कुछ रिलैक्सेशन है जो है हमारी रिजर्व कैटेगरीज के लिए, जैसे SC ST का रिजर्वेशन है, OBC का रिजर्वेशन है, तो ये कुछ बेसिक रिजर्वेशंस जो रहते हैं वो हैं। ठीक है। फिर आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपने कोई भी बैचलर डिग्री की हुई है, कोई भी मतलब कोई भी, चाहे आप BA हैं, BBA हैं, ठीक है, आपने इंजीनियरिंग की हुई है, कोई भी डिग्री जो की हुई है उसमें आपके 60% आने चाहिए। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो उसमें आपके 55% आने चाहिए। इंडियन होने चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है। जो जनरल और EWS कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन्हें 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। SC ST OBC और PWD वाले बच्चों की कोई लिमिट नहीं है, उनके सिर्फ एज की लिमिट है जो यहाँ पे हमें दी हुई है। ठीक है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि लाइफ कैसी होती है आरबीआई ऑफिसर की, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो देखिए इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही अच्छी जो है आप स्टेट्स में सर्व करेंगे, आपकी अच्छी पोस्टिंग है अच्छी अच्छी जगह पे। ठीक है। आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो है वो काम करने का मौका दिया जाएगा। जैसे आप बैंकिंग सुपरविजन करते हैं, आप फाइनेंशियल मार्केट्स में काम करते हैं, फिर हमें पता है कि आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह भी बनाती है, तो उससे रिलेटेड भी आपकी बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ओवरऑल अगर आप जो है बात करें तो कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, आप पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में कभी ना कभी पोस्टेड रहेंगे हियर एंड देयर।
ठीक है। तो ये इसीलिए ये एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी हो जाता है और बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत अच्छी आपको जो है पोस्टिंग्स वगैरह मिलती हैं, एक अच्छा आपके लिए करियर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। अब रोल जैसे मैंने बताया पॉलिसी फॉर्मुलेशन, रेगुलेशन, इकोनॉमिक रिसर्च वगैरह में रहता है। ठीक है। ओवर टाइम करियर्स जो है आपको ऑफिसर्स जो भी रहते हैं उनको करियर में प्रमोशंस वगैरह मिलते रहते हैं। तो ऐसा कुछ हॉल्ट नहीं है कि कुछ जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज ऐसी हैं जिनमें बहुत बहुत टाइम लग जाता है प्रमोशंस होने में। आरबीआई इज़ नॉट वन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आपके टाइम टू टाइम प्रमोशंस रहते हैं, एक स्टैंडर्ड पैटर्न है जिसके ऊपर आपको आराम से आपका स्केल बढ़ेगा और आपके प्रमोशंस होते जाएंगे। ठीक है। अब इस एग्ज़ाम को आप क्लियर करेंगे तो आपकी सैलरी कितनी होगी? तो जो बेसिक पे आपकी रहती है सरकार के अंदर, जो बेसिक पे रहती है वो आपकी रहती है 78,450। अब इस 78,450 के ऊपर आपके बहुत सारे अलाउंसेस लगते हैं, जैसे आपका डीए लगेगा। ठीक है। और भी बहुत सारे रहते हैं, डियरनेस अलाउंस वगैरह रहता है। ठीक है। फिर आपका एचआरए लगता है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस को मिला करके आपकी जो मंथली ग्रॉस सैलरी आएगी दैट विल बी अराउंड 1,50,374। ठीक है। एनुअल सैलरी जो रहती है वो आपकी रहती है 40 to 45 लाख्स के बीच में। मेट्रो सिटीज़ के अंदर आपकी पोस्टिंग्स होती है तो आपकी जो इन हैंड सैलरी आती है वो लगभग आपकी 20-22 लाख के आसपास आराम से आ जाती है। बाकी का जो पैसा होता है वो आपका पीएफ में चला जाएगा, फिर कुछ जो गवर्नमेंट के जो नॉर्मल स्कीम्स वगैरह रहते हैं उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। तो ओवरऑल जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपकी इन हैंड सैलरी आपको मिलती है 1,50,374 रुपीज़। ठीक है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 78,450 एंड अब जैसे जैसे करियर में आगे बढ़ते जाएंगे आपकी सैलरी बढ़ती आपकी ये जो है 16 साल के अंदर आपको बेसिक सैलरी आपकी 1,41,600 के लगभग हो जाती है। सो आई होप ये वीडियो सबको पसंद आया होगा। अब आपको इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं समझ में आ रही है या आप इसमें और डिटेल चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम एक और वीडियो के साथ में आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए to get more videos and more understanding about more exams in the country. Thank you so much.